में 5 स्रोतस देख लिए हैं। उसमें हम लोगों ने प्राणव स्रोतस देख लिया कि उसका हेतु क्या रहता है दृष्टि का। फिर उसके बाद में लक्षण क्या रहते हैं और चिकित्सा क्या रहती है, जो चरक संहिता में विमान स्थान में बताया है। उसके बाद में, और क्योंकि चरकस्तु चिकित्सित है ऐसा बताया जाता है कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए चिकित्सा हम लोग चरक का ही ज्यादातर हम लोग ग्रहण करते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताया है। अब हमें प्राणव स्रोतस देख लिया, अंबुव स्रोतस देख लिया, अन्नव स्रोतस का दृष्टि हेतु लक्षण और चिकित्सा देख लिया। अब हम लोग जो है मासव स्रोतस, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं केवल किताब खोल के पढ़ा है सेकंड ईयर में, और उसके बाद में चिकित्सा स्थान में पढ़ा है और फिर किताब बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट आते हैं, हमें डायग्नोस करते हुए आना चाहिए। जैसे कि फाइब्रॉइड के पेशेंट आते हैं, फिर अर्बुद के पेशेंट आते हैं, तो वहां पर मासवा स्त्रोतस की दृष्टि ऐसे दिखती है। और जब हम हेतु निकालते हैं तो जो ग्रंथों में बताया है वही सेम हेतु का सेवन किया जाता है। तो अर्बुद हो गया, मांस की अधिवृद्धि हो गई, और बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहते हैं, वहां पर हमें डायग्नोस करते आना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आया कि मेलिग्नेंसी है, बिनाइन ट्यूमर है, फिर फाइब्रोएडिनोमा है, लाइपोमा है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा अब क्या है कि केवल मॉडर्न का डायग्नोसिस है और अपना आयुर्वेद उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। अगर डायग्नोस नहीं होगा तो चिकित्सा क्या करेंगे। इसीलिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ, बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसी को मैं अप्लाइड और बताते जाऊंगा। जब हम लोग काय चिकित्सा एक एक व्याधि देखते जाएंगे, उसमें मॉडर्न के भी डिजीजेस देखेंगे, उसको पार्किंसन को आयुर्वेद में कैसे देखते हैं, कौन सा स्त्रोतस की दृष्टि है, अल्जाइमर्स को क्या देखते हैं, सीआरएफ को क्या देखते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, अलग अलग सिंड्रोम्स हैं, उसको आयुर्वेद कैसे देखता है, कैसे स्त्रोतस का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत लंबा चलने वाला है हमारा काय चिकित्सा का। तो मैं पहले स्त्रोतस पढ़ा देता हूँ, बेसिक बेसिक, और उसके बाद में हम लोग आगे अप्लाइड भी देखेंगे। अब मैंने पहले तो बता दिया प्राणव स्त्रोतस, अंबुव स्त्रोतस, अन्नव स्त्रोतस, उसके बाद में रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस तक हो गया है। अभी हमारा आ रहा है मासव स्त्रोतस। तो मासव स्त्रोतस की दृष्टि का कारण क्या बताया है, चरक विमान स्थान 5वां चैप्टर में 23 नंबर का श्लोक देखिए। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अभिष्यंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुणी च मास्वाहिनी दुष्यंती भक्त्वा च स्वपताम दिवा। इतना बढ़िया चीज बताया कि अभिसंधि पदार्थ का सेवन करना। अब अभिसंधि पदार्थ जो रहते हैं ना, उसका मैं आप लोग को कलेक्शन दूंगा। मैं जब एमडी कर रहा था तो मेरा एक क्लासमेट है डॉक्टर मंगेश डिमले पाटिल, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरा अभिसंधि पदार्थों का कंपाइल किया है और उन्होंने एमडी किया है इस पे, अभिसंधि पदार्थ क्या क्या होते हैं। वो मैं थीसिस लेके आऊंगा और आप लोगों को मैं कभी एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, कभी संडे को या सैटरडे को, उसमें मैं सब बताऊंगा। और ये अभिसंधि वर्क कैसे होता है, मतलब स्त्रोतोरोध कैसे करता है और क्या उससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वह सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभिसंधि आहार का सेवन कर रहे हैं, कुछ अभिसंधि पदार्थ में बता रहा हूँ। जैसे भैंस का दूध होता है, वो बहुत ज्यादा अभिसंधि होता है और अग्निमांद्यता करता है, स्त्रोतोरोध करता है। भैंस का दूध सभी के लिए साथ में नहीं होता। इसी तरह से नमक जो होता है वो भी अभिसंधि होता है। नमक आपने अगर टेबल पे रख दिया और पानी रखा तो पूरा पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो वैसे ही शरीर में अगर अति लवण का सेवन किया जाए तो वो महाभिसंधि होता है। उसी तरह से मिल्क शेक जो रहता है, मतलब दूध और केला इसको मिला के आपने ये कर दिया, मिल्क शेक बनाया, और वह रोज अगर पी रहे हैं तो वह भी अभिसंधि होता है। जो ये रहता है बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये जो पिया जाता है दूध के साथ मिक्स करके, यह भी अभिसंधि होता है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कितने अभिसंधि पदार्थ हम लोग बिना अनइंटेंशनली सेवन हो रहे हैं और उससे व्याधियां हो रही है। अगर बच्चे को दिया जा रहा है और वो खेल कूद कर रहा है तो अग्नि अच्छा है तो वो पच जाएगा, लेकिन अगर नहीं पच रहा है तो उससे मास्व स्त्रोतस की दृष्टि हो जाती है। उसी तरह से अभिसंधिनी भोज्यानी स्थूलानी च गुरुनी च, बहुत ज्यादा अगर अति गुरु और स्थूल ऐसे पदार्थ का सेवन किया जा रहा है, मतलब पचने में बहुत हैवी है, और जैसे पिज्जा बर्गर रोज रोज खाया जा रहा है, रोज रोज खाया जा रहा है, वो पचाने की शक्ति नहीं लेकिन रोज खाया जा रहा है, तो उससे मासव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। इसी तरह से मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपताम दिवा, जब सूर्योदय हो गया उसके बाद नहीं सोना चाहिए। मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, तो उनका ये रूल है, मतलब डिफेंस का ये रूल है कि सूर्योदय के बाद कोई भी नहीं सोएगा। तो हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, कोई भी सूर्योदय के बाद नहीं सोता है। अगर आप भले रात भर जागे हैं लेकिन आप नेक्स्ट डे सोइए, लेकिन सूर्योदय होने के बाद नहीं सोना है। सूर्योदय के बाद अगर 5 मिनट के लिए भी सो जाता है तो उसको दिवा स्वाप बोला जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मंदिर जाते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और फिर जान के आते हैं, फिर सो जाते हैं 10-11 बजे तक, वह गलत है। उससे मासव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और अभी यंग है, जब तक बॉडी साथ में कर रही है तब तक है, लेकिन एक समय उसका कॉम्प्लिकेशंस हमें जरूर ही दिखने वाला है। इसलिए इसका ध्यान रखिए कि भुक्तवताम च स्वपताम दिवा, मतलब खाना खा के तो तुरंत बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर सोना है तो भूखे पेट सो जाइए, थोड़ा देर आराम करिए, लेकिन खाना खा के बिल्कुल भी नहीं सोना है। रात को भी लोग खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं, जबकि ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा वॉक करके सोना चाहिए। दिन में भी खाना खा के वाम कुक्षी होके या शतपावली होके थोड़ा सा 100 स्टेप चल के तब सोना चाहिए। यह फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसलिए मांस वह स्त्रोतस की दृष्टि के सारे लक्षण हमें दिखने को आते हैं। उसी तरह से इसके लक्षण देखते हैं तो अधिमासार बुधम। अभी देखिए अधिमास मतलब मांस पे मांस की वृद्धि होना, यह लक्षण दिखने लगता है। तो बहुत सारे ट्यूमर्स जो रहते हैं, मांस पे मांस की वृद्धि, मांस के मांस वृद्धि, यह जो रहता है ट्यूमर्स जो रहते हैं वह सारे कैसे रहते हैं, सार्कोमा हो गया, फिर मैलिग्नेंसी हो गया, ये सब मांसव स्त्रोतस के प्रदुष्टि के कारण होते हैं। कैंसर व्याधि आ गया तो बहुत ज्यादा वैद्य लोग घबरा जाते हैं कि मॉडर्न का डायग्नोसिस लेके आया और फिर वो मैलिग्नेंसी है और इतना ज्यादा मेटास्टेसिस हो रहा है, वो फैल रहा है, तो हम क्या करें। जबकि वो मांसव स्त्रोतस की दृष्टि रहती है। उसमें अगर हम लोगों ने दिवा स्वाप और ये अभिसंधि पदार्थ, गुरु पदार्थ, ये सब बंद कर दिया ना, तो वो ग्रोथ होती है, वो कंट्रोल हो जाती है। इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं करेंगे और प्रूफ नहीं करेंगे कि हमारे ग्रंथों में क्या बताया और ऐसी चिकित्सा बताइए, तब तक वह ठीक नहीं होगा पेशेंट। और वो केमोथेरेपी और फिर केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करके कुछ पेशेंट बच जाते हैं, सारे पेशेंट तो 100% उसका रिकवरी भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें आयुर्वेद के पास जब पेशेंट आते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से अर्बुद होना, किसी भी बिनाइंग होना या मैलिग्नेंट ट्यूमर होना, अर्बुद होना, यह मासव स्त्रोतस का एक लक्षण होता है। उसी तरह से किल गल शालुक, गल शालुक जो रहता है वह होना, गिलायु वृद्धि, टॉन्सिलाइटिस होना, यह भी मासव स्त्रोतस की दृष्टि का हो जाता है कारण। फिर उसके बाद में पुती मास, मतलब मांस ये सड़ना या फिर गलगंड होना, यह भी मासव स्त्रोतस की दृष्टि का लक्षण है। इसी तरह से एलर्जी होना, गंड माला होना, गलगंड होना, ग्वाइटर होना, या फिर बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे ऐसे गांठ गांठ हो जाना, यह सब मासव, जिसको अपची बोला जाता है, गंड माला बोला जाता है, वह सब होना, जहां पर भी मांस पे मांस वृद्धि हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। फिर उपजीविका, जो जिह्वा के ऊपर जो घंटी जैसा रहता है उपजीविका, उसमें स्वेलिंग आना, यह भी मासव स्त्रोतस की प्रदुष्टि का एक लक्षण होता है। तो हमें यह देखना है अधिमासार बुदम किल गल कालुक शूल कहा। अब किल जो बोला है ना, वह भी चर्म कील जो रहता है, जो कहीं कहीं पर केलॉइड्स हो जाते हैं, वह भी मांस प्रदोषक दृष्टि के होते हैं। अब क्या है कि एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनके पूरे बॉडी में केलॉइड्स 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 थे, ऐसे चर्म कील चर्म कील चर्म कील था। तो फिर उनका ट्रीटमेंट मैं दे रहा था, मांसपाचक दे रहा था, फिर गुगुल कल्प दे रहा था, त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल, ये सब दे रहा था। लेकिन उनका ठीक भी होता था, फिर से आ जाता था, ठीक भी होता था, फिर आ जाता था। फिर उनने और भी वैद्यों के पास गए, वहां पे अग्निकर्म कराया, शारकर्म कराया, लेकिन वो फिर से आ रहा था। फिर मैंने पूरा उनको एक दिन बैठाया और पूरा मैंने वो देखा कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो पता चला कि वह क्या करते थे कि डाइटिंग करते थे, और डाइटिंग करने के साथ में वो आधा किलो या 1 किलो दही लेते थे रात को, और जो खीरा ककड़ी होता है ना, उसको काट के पीसेस करके और वो डाल के सैलेड बना के खाते थे। और वो खा के दिन में भी सो जाते थे, रात को भी सो जाते थे, और कुछ नहीं खाते थे कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो यह अभिसंधि होता है, जो इतना गाढ़ा गाढ़ा दही में आप खीरा डालेंगे, खीरा हो गया, फिर तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, पानी को एब्जॉर्ब करता है, यह अभिसंधि चीजें होती हैं। और उनका काम क्या था, तो वो जो अंडरवियर का जो रहता है ना, लक्स कोजी जो रहता है, उसका जो अंडरवियर रहता है बनियान लक्स कोजी, उसके वो होलसेलर हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो उनका बस बैठे रहने का काम है। उनके शॉप में बहुत सारे लोग हैं, वो काम करते हैं, ये बस जाते हैं, कभी तो हफ्ते में कभी जाते हैं, और दिन भर ये बैठे रहना है। तो इनको ना पूरे बॉडी में केलॉइड्स 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 हो गया। तो मैंने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, आपका एलोपैथी में इलाज नहीं है, आप बस ये ककड़ी खीरा जो है और दही, यह पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और उसमें नमक भी बहुत ज्यादा था उनका। तो जब उन्होंने बंद किया, फिर मैंने मांसपाचक दिया, त्रिफला गुगुल, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, और भी बहुत सारी दवाएं दी, तो वह सबसे ठीक हो गया। हेतु संक्षेपता क्रिया योग निदानम परिवर्जनम, सब संक्षेपता क्रिया योग कौन सा है, तो निदान परिवर्जन। अगर हमने हेतु बंद कर दिया तो व्याधि को हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अब इसकी चिकित्सा क्या बता रहे हैं, तो मांस जानाम तो संशुद्धि ही शस्त्र शाराग्नि कर्मच, मांस प्रदाशानम मतलब इसमें संशुद्धि करना जरूरी है। तो वमन कराइए, विरेचन कराइए, रक्त मोक्षण कराइए, नस से, वो भी शिरो विरेचन।
उसके बाद में अनुवासन बस्ती, फिर उसके बाद निरूह बस्ती। शरीर का शुद्धि होना बहुत जरूरी है। तो जितना भी अभिसंधि के वजह से, अभिसंधि आहार विहार की वजह से जो भी दोष प्रकुपित हो गए हैं, स्त्रोतोरोध हो गया है, मासवा स्त्रोत ब्लॉक हो गया है स्त्रोतोरोध की वजह से। अब ब्लॉक होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ जब अवरोध होगा तो वहां पे ख वैगुण्यता आ जाएगी। ख वैगुण्यता आएगा तो मासवा स्त्रोत में दृष्टि होने से या अधिमास, अर्बुद, गल शालुक, जिह्विका, गलगंड, गंडमाला, अपची, ये सब होना लाजमी है। ये तो होगा ही होगा। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने करोड़ों पेशेंट देखे थे उस जमाने में। जो सतयुग में लोग थे, वो लोग जो लोग परहेज नहीं पालते थे उनको देखा था उन्होंने, और उस हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये चीज लिखा है। वो श्रेष्ठ चिकित्सक थे, उनको किसी से मोह माया नहीं था। जो लिखा है वो आज भी इतने सालों के बाद भी वो सही है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं, ऐसा दिखता है। उसी तरह से इसमें बोल रहे हैं कि शोधन करना है, और बढ़ गए तो शस्त्र कर्म करना है। तो हम लोग जैसे कैंसर के पेशेंट में हम लोग सर्जरी करते ही हैं। फिर शार कर्म करना है, अग्नि कर्म करना है, ये सब करेंगे तो वो चिकित्सा हो जाता है। तो बहुत सारे वैद्य यहाँ की वो मानते हैं कि रेडियोथेरेपी है, वो भी अग्नि कर्म का ही प्रकार है। फिर केमोथेरेपी है, वो भी इसी के अंडर में लाना चाहिए कि सर्जरी के अंडर में ही वो केमोथेरेपी वगैरह आ रहा है। ये एनालिसिस किया है बहुत सारे आज के वैद्यों ने। उसी तरह से मांस कीलक हो गया, चर्म कील हो गया, फिर गंडमाला हो गया। तो इसमें दहन कर्म, अग्नि कर्म, दहन कर्म करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से मांस वृद्धि बहुत ज्यादा होती है तो संग, यह ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाता है। तब हम लोग लेखन कर्म करने वाले द्रव्य देते हैं, जैसे कि गुगुल कल्प। कोई भी गुगुल आप दे दीजिए, त्रिफला गुगुल लेखन कार्य करता है, कैशोर गुगुल करता है, पंचतिक्त घृत गुगुल करता है। लेखन करने वाले वो दे दीजिए, और लेखन के साथ में गुगुल कल्प दे दीजिए, लेखनीय गण का काढ़ा दे दीजिए, गोमूत्र की बस्ती, वैतरण बस्ती दे दीजिए, फिर त्रिकटु दे दीजिए, शिलाजित दे दीजिए। इस तरह से जो लेखन करने वाले द्रव्य हैं उनका अगर सेवन करा दिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, जो वैद्य लोग कैंसर के पेशेंट पे काम करते हैं वह हेतु बंद कर देते हैं और ये सब चिकित्सा करते हैं, काफी हद तक फायदा हो जाता है। उसके बाद में जब लेखन अति मात्रा में हो जाए तो वात बढ़ने का भी डर रहता है, तब वहां ग्रहण करना पड़ता है। तो लेखन भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मांस धातु को सहनन प्राप्त हो, मतलब उसका कंसिस्टेंसी पूरा बॉडी में मांस मसल्स जो है उनमें ताकत है, सहनन हो अच्छे से, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चिकित्सा कोई भी करे तो अति सर्वत्र वर्जित, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण चिकित्सा भी नहीं करनी है कि पेशेंट को नुकसान होने लगे। मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक बच्चा था जिसको वात्रक था। तो वात्रक था इतना ज्यादा था, तो मैं उसको चिकित्सा कर रहा था। तो मैं कभी क्षीरबला तिल का बस्ती देता था, अमृतोत्तरम कषायम देता था, तिक्तक क्षीर बस्ती देता था। लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया अपने बुद्धि से, एक्सपेरिमेंट की वजह से। मैंने कहा कि अगर मैं दूध का और मदन फल का बस्ती दे दूं इसको तो क्या होता है, ये देखते हैं कि वो रक्तावृत वात है जो वहां पे वात्रक की संप्राप्ति है, तो आवरण कम होता है कि नहीं। तो मैंने एक बार ट्राई किया, मदन फल चून लिया, 4 बड़ा चम्मच लिया और दूध में डाल के उसको मिक्स करके और उसका बस्ती दे दिया। वो देने के बाद पेशेंट को 3 बार लूज मोशन हुआ, विद इन 45 मिनट्स में 3 बार मोशन हुआ। और फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा पेन जो है वो पूरी तरह से सबसाइड हो गया है, 90-95% पेन कम ही हो गया है, केवल दबाने के बाद ही वात्रक का पेन हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे जोश आया। और उस टाइम मेरा नया नया बीएमएस हुआ था, नया प्रैक्टिस खोला था। मैंने फिर से दूसरे दिन वही काम किया, तीसरे दिन भी वही काम किया। तो 3 दिन जब हो गया तो चौथे दिन जब मैंने किया ना, तो वो पेशेंट बोलने लगा कि डॉक्टर साहब पेन अभी 3 दिन तक ठीक था, चौथे दिन क्यों बढ़ गया। तो मेरा उतना अनुभव था नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और ये बात मैंने बताया भी नहीं किसी को। तो बाद में जब मैं ये प्रैक्टिस करते रहा करते, और वो पेशेंट ने क्या किया कि उसने फिर मैंने कहा कि पेन बढ़ गया है ना, तो मैं शीरबला तिल का बस्ती देता हूँ। तो मैंने बस्ती दे दिया तो उसका पेन कम हो गया। लेकिन ये इतना पेन क्यों बढ़ गया, इसका आंसर मैं ढूंढते रहा, सोचते रहा। इसका मुझे यही पता चला कि मैंने जब मदन फल दिया तो मदन फल ऊर्ध्व भाग में क्या करता है, शोधन करता है, उल्टी कराता है। इसी तरह से मदन फल मैंने नीचे दिया, और वो भी मदन फल नीचे बस्ती से देने का ये मैंने निकाला कि यापना बस्ती में जितने भी बताइए, मुस्तादी यापन बस्ती, स्थिरादि बस्ती, बलादी बस्ती, मासरस सिद्ध यापना बस्ती, उसमें मदन फल डाला हुआ है। तो मदन फल हम लोग बस्ती में दे सकते हैं, ये मेरा युक्ति था। और ऐसा बताया कि मदन फल जो है वो ऊर्ध्व भाग में भी शोधन करता है, नीचे से भी शोधन करता है। मूल भाग में से कचरा निकाल दिया तो पूरा पेड़ जो रहता है वहां से शुद्धि हो जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे थे मैंने। तो मैंने फिर बहुत विचार किया, तब मुझे समझ आया
कि मैंने जब अति लेखन कर दिया, दोषों को बहुत ज्यादा निकाला मैंने, मतलब 3 दिन निकाल दिया तो उसका पेन कम हो गया, आवरण जन्य संप्राप्ति भंग हुई, उसका पेन कम हुआ। चौथे दिन उसको साथ में नहीं था, चौथे दिन किया तो उसका वो दोष तो निकला लेकिन वायु का प्रकोप हो गया। इसीलिए मासव स्त्रोतस की जब दुष्टि होती है, यहाँ बोला है कि अति लेखन भी नहीं होना चाहिए। जो ग्रंथ में लिखा है वो सही है, भले हमारा अनुभव वैसा नहीं होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाद में मुझे बहुत साल के बाद ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अति लेखन नहीं चाहिए। इसलिए मदन फल का दूध का बस्ती अगर हम लोग दे भी रहे हैं तो एक दिन दूध का बस्ती दे दीजिए, दूसरे दिन तेल का दीजिए। जो वादशामक तेल है, शीरबला तेल, लाक्षादि तेल, बलाशुगंधादि तेल, कुट्टम चुक्क्यादि तेल, महानारायण तेल, जो भी तेल का बस्ती दे रहे हैं एक दिन वो तेल का दीजिए, एक दिन फिर ये शोधन बस्ती दीजिए। और मैंने सुश्रुत में भी पढ़ा था कि उत्क्लेशन बस्ती एक होता है, फिर उत्क्लेशन बस्ती होता है, फिर शोधन बस्ती होता है और एक बृहण बस्ती होता है। तो हमें ये स्टेप फॉलो करना चाहिए कि पहले शोधन करा दे, उत्क्लेश करा दे हम लोग, फिर शोधन करा दे और फिर बृहण करें। बृहण करना, और बृहण करने में कौन से तेल है या फिर जो भी मेडिसिन है जो बृहणीय गण के द्रव्य हैं, तो बला है तो वो है ही, फिर उसके बाद में दूध है तो वो भी बृहण करता है। तो इसलिए क्षीर बला तेल, या बलाश्वगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, ये सब बृहण करने वाले थे। अश्वगंधा तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, यह हमें बृहण करना है, उत्क्लेश कराना है। जैसे मैंने मदन फल से उत्क्लेश कराया, फिर उसके बाद में एक दिन वैतरण बस्ती दे दिया, अगर मैंने दे दिया होता तो और फायदा होता। तो उसमें गुड़ का पानी, इमली का पानी 50-50 ml और उसके बाद में गोमूत्र 100 ml, ये मिक्स करके 200 ml करके वैतरण बस्ती, इस तरह से अगर मैंने किया होता, उत्क्लेश कराओ दोषों को, जैसे हम लोग स्नेहन शोधन करके उत्क्लेश कराते हैं दोषों का ऊपर से, वैसे मदन फल और ये मदन फल और दूध का बस्ती दे दिया तो उत्क्लेश करा दिया, दोष निकलना शुरू हो गए, शाखा से कोष्ठ में आके निकलना शुरू हो गया। और उसके बाद में शोधन बस्ती दे दें, वैतरण बस्ती या 10 रासनारायण मुलादि तेल, और उसमें भी रासनारायण मुलादि काढ़ा के साथ थोड़ा सा तेल डाल देना चाहिए कि वायु का प्रकोप ना हो। ऐसा करके फिर तीसरे दिन हमें बृहण बस्ती देना चाहिए। ऐसे करता तो मुझे और ज्यादा फायदा होता। फिर यही चीज मैंने अपना विचार करके ऐसे और भी वातरक के पेशेंट को दिया, उनमें फिर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने लगे। जैसा कंडीशन वैसा ट्रीटमेंट, चेंज करते जाना है हर समय। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए, तो मुझे आज एक्सपीरियंस से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। दूसरा बात, मेरे पास एक और पेशेंट आई थी जो मैं अनुभव बता रहा हूँ, ये सारे अनुभव आपको बुक में नहीं मिलेंगे। एक मेरे पास पेशेंट है, मतलब आयुष दर्पण के एक डॉक्टर हैं, उनकी भाभी को ना मेंसेज ही नहीं आते थे। मेंसेज आते थे तो एक तो एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत कम था, पीसीओडी था उनको, और उसके बाद में उनका ना मेंसेज आता था तो 40 दिन के बाद, 45 दिन के बाद। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए तो वो बोले कि आपका नॉर्मल है, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रही है पीसीओडी की वजह से, और मेंसेज आ भी रहा था तो बहुत कम आता था, बहुत ज्यादा कम, अल्प मात्रा में, अल्पार्तव जो बोलते हैं। फिर मैंने उनको क्या किया कि मैंने उनको पुष्प धनवा रस दिया, कन्या लोहादी वटी दिया, चंद्रप्रभा वटी दिया, और पीसीओडी है तो कुबेराक्ष वटी दिया, और मैंने वो जो है ना अपना ग्रंथिरज का फॉर्मूला, पाठा त्रिकटु और कुटज, इसका मैंने काढ़ा बना के पीने के लिए दिया। उनका आज फोन आया कि डॉक्टर साहब आपका दवाई लेते ही मुझे 28 डेज में साइकिल आ गया, और उनको इतना अच्छा लगा, अच्छा से फ्लो हो रहा है। तो यह अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव से ये प्राप्त हुआ है कि ये सच में फायदा होता है। ये आज से मैं 19 साल पहले जब प्रैक्टिस शुरू किया था तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन आते जाता है। इसलिए आप लोग जब भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो पेशेंट में अप्लाई करिए। मैं जो बता रहा हूं वो मेरा अनुभव है, ग्रंथ तो है ही हमारे आधार, मेरा अनुभव है। आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो थोड़ा अलग हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, उनका खान पान, आहार विहार अलग हो सकता है, तो उसमें आपकी जो चिकित्सा रहेगी वो अगर आप असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप कोई भी जो चलना, बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चे जब चलते हैं तो वो पहले ही चलते नहीं है, वो पहले चलते हैं फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं फिर गिरते हैं, इसी तरह से फिर चलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोग भी प्रयत्न करते रहिए। जो मतलब ईश्वर ही परब्रह्म है, हम लोग उतने परब्रह्म जैसे 100% परफेक्ट नहीं है, हम लोग सीखते हैं, हम सीखने के लिए आए हैं। तो इसीलिए आप सीखते जाइए, सीखते जाइए। और दूसरा बात है कि पेशेंट के सामने आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अपना वीकनेस ही मत बता दीजिए कि मैंने ये किया था इसलिए आपका ये पेन बढ़ गया। आप ऐसे बताएंगे तो पेशेंट का विश्वास उड़ जाएगा। हम सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन पेशेंट को ये मत बोलिए कि हम ये सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं, आपके बॉडी पे सीख रहे हैं, फिर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा।
मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेशेंट को डुबाइए, पेशेंट को ऐसे फ्रॉड भी मत करिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन पे अलग अलग, कुछ तो कोई केमिकल डाल के और ये डाल के और वो कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है। जो सीनियर वैद्य लोग हैं, जो लोग अनुभवी हैं, उनके गाइडेंस में ही सीखना है हमें, उनके अनुभव को, जैसे रामदास आवाड सर हैं, वो उनका अनुभव है, वो क्या दवाई देते हैं, वह तो हमें एक साइड में प्रोटेक्शन के लिए रहना ही चाहिए। या मेरे जैसे जमदग्नि सर हैं, गाडगिल सर हैं, ठोमरे सर हैं, बड़े बड़े जो वैद्य लोग हैं, वहां दिल्ली में त्रिगुणा सर हैं, वो लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, वो तो हमें देना ही है। कुछ अपना कुछ निकालना है तो फिर एक्सपेरिमेंट करिए। और अगर गलत हो जाते हैं कोई भी चिकित्सा में तो घबराइए मत, आपको आज सफलता नहीं मिले बाद में मिल जाएगी, उसमें क्या है। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम सीख सीख के सीखेंगे, ये सोचना चाहिए। अब इसी तरह से स्वर्ण कल्प भी जो रहते हैं, जैसे बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, यह भी मासव स्त्रोतस की दृष्टि में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो अभिषंद आहार विहार का सेवन किया है तो स्त्रोतो दृष्टि हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जगह नरिशमेंट नहीं मिलता है, शयात्मक संप्राप्ति हो जाती है। वहां पर स्वर्ण कल्प, स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर वसंत कुसुमाकर रस, ऐसे स्वर्ण कल्प भी अगर दे दिया जाए तो मासव स्त्रोतस में बहुत अच्छा फायदा होता है, खासकर कैंसर रिलेटेड। उसमें हीरक भस्म देते हैं, स्वर्ण कल्प देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए मासव स्त्रोतस में मैंने शॉर्ट में बताया, कुछ अनुभव बताए और मैंने कुछ ग्रंथ के बताए। अब है मेदोव स्त्रोतस। अब मेदोव स्त्रोतस है वह आज का बर्निंग टॉपिक है। आप कनाडा में जाइए, अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, चाइना में जाइए, ज्यादातर लोग ना मोटापे से परेशान हैं। मेदोवस्त्रोतस की दुष्टि का सभी जगह लक्षण दिख रहा है। और वह क्या है, वह ये बता रहे हैं अपना चरक संहिता में, ये सूत्र बता रहे हैं। ऋषि मुनि लोग तो लिख के चले गए, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ दे दिया है, अपनी विद्या दे दी है। तो हमें, और ये उन्होंने ये सबसे बड़ा बात है कि जो वैद्य लोग छुपाते हैं अपना नॉलेज, कि मैं अपना फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं उनको पूछना चाहिए कि जब आपके जैसे अगर उनकी मेंटेलिटी रहती तो चरक सुश्रुत वाग्भट हमें मिलता क्या। उन लोगों ने भी तो दिया ना, और वो हमसे श्रेष्ठ थे, ज्यादा तपस्वी भी थे, उनके पास ज्यादा नॉलेज भी था, फिर उन्होंने हमारे लिए चरक संहिता क्यों दिया। ये बात हो गया। और दूसरा क्या है ना कि कुछ मेदो रोगी के बारे में मैं बताता हूँ, कुछ अनुभव बताता हूँ, तो और फिर हम ये दुष्टि कारण देखेंगे तो वो मैच हो रहा है कि नहीं वो देखिए। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो 35 ईयर्स की थी और उनको पीसीओडी था, और पीसीओडी की वजह से उनको मेंसेस 2-2 साल नहीं आता था। और फिर वो क्या करती थी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो रहता है, एचआरटी ले रही थी, और उनको दाढ़ी मूछें भी आती थी, हिरसुटिज्म हो गया था। उसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए थे उनको, कि जैसे कि हॉर्स वाइज, मतलब आदमी की तरह मेल पैटर्न वैसा आवाज आता था। फिर उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल, पुरुषों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था, दाढ़ी मूछें आती थी, जैसे हम लोग शेव करते हैं सुबह वैसे उनको शेव करना पड़ता है, इतना उनको हिरसुटिज्म था। फिर उसके बाद में पीसीओडी था, तो मेंसेस नहीं आता था। जो खाती पीती थी वो बहुत ज्यादा हैवी खाना था, वो खाती पीती थी और वो खाने के बाद सो जाती थी दिन में, और उसके बाद में उनका वजन 3-3.5 किलो हो गया, और इतना ज्यादा मोटी हो गई ना, मुझे याद है 375 kg की वो आई थी मेरे पास। उनको मेरे बारे में किसने बताया था, और पंजाबी थी, और वो ऑस्ट्रेलिया, उनके पापा का बहुत सारे बड़ा बिजनेस था, तो उनका वेट कहीं नहीं कम हो रहा था। मेरे बारे में किसने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ये कम करता है। तो मैंने उनको और एक बार तो क्या हुआ कि वो रिक्शा से आने लगी, तो रिक्शा वाले ने बोला नहीं नहीं हम इनको नहीं बैठाएंगे। रिक्शा वाले उनको अलाउ नहीं करते थे अपने रिक्शा में, कि रिक्शा उल्टी हो जाएगी तो क्या होगा। मतलब इतना वो हैवी वेट, एकदम ऐसे जो रहते हैं ना सुमो जापान के, ऐसे वो एकदम थी, और डबल चिन, हाथ भी इतने बड़े बड़े, और उनको पंजाबी लोग ना बेबी एलिफेंट बोलते थे, एकदम इतनी मोटी थी वो। और उनकी शादी भी नहीं हो रही थी, उनके लिए लड़का पसंद वगैरह सब पैसे वाली थी, तो उन्होंने कहा था वेट कम करिए तो हम शादी कर लेंगे, ऐसे उनकी बात चल रही थी। तो वो मेरे पास आई ना, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप क्या क्या खाती हैं, सब कुछ बताइए, अच्छा चीज गंदा चीज क्या खाती हैं। तो उन्होंने ऐसे बातों बातों में बताते गए, एक दिन में नहीं बताया। वो तो ऐसे बोलती थी कि मैं एक कुकर जो चावल है, एक कुकर बड़ा जो कुकर होता है पुलाव, वो खाती थी, बिरयानी बनाती थी और खा जाती थी, और उतना उनका डाइजेशन था, और उतना खा के और दिन में सो जाती थी एसी लगा के। और उसके बाद में वो कुछ करती उरती तो नहीं थी, पैसा वाली थी बहुत। मुझे वो पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलना। उन्होंने कभी कभी मुझे ये भी बताया कि हम चाइना गए थे, तो चाइना में ना जो फ्रॉग होता है ना, उसका अचार मिलता है, तो वो उनको पसंद था, और वो चाइना से लेके आई थी मेंढक का अचार। और वो और भी बहुत कुछ कुछ बता रही थी जो सुनने लायक नहीं है।
वो बोलती थी कि मुंबई में बहुत ज्यादा एबॉर्शन सेंटर खुल गए हैं, जो कुंवारी लड़कियां जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, या नवरात्रि लोग खेलने जाते हैं और वो लेके जाते हैं और फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं लड़कियां, तो वो ना एबॉर्शन कराती हैं। और चुपचाप ये धंधा चल रहा है सब, कि डॉक्टर भी वैसे ही हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। तो अब जो एबॉर्शन हुआ है, जो मटेरियल निकला है, जो छोटा बच्चा जो रहता है, जो कुंवारी कन्याओं का, वो चीज क्या करेंगे, वो फेंकना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में खासकर, जापान तो कम से कम बौद्ध देश है तो उन्होंने खाने पीने पे कंट्रोल, चाइना में और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रचलन है कि वो सब लेके आते हैं, धो देते हैं और उसको पकाते हैं, रोस्ट करते हैं मसाला वसाला डाल के, जो बच्चा है मरा हुआ बच्चा उसको वो लोग खाते हैं और चाव से खाते हैं। तो ये मैडम जो थी ना, इनको ये बहुत तलब होती थी कि मुझे वही चीज खाना है। उसको कुछ इंग्लिश में कुछ बोलती थी, कुछ अलग चीज का मीट बोलती थी, और वो इसी तरह से बनता है और सारा मुंबई से एक्सपोर्ट हो रहा था, ऐसा उन्होंने बताया था। तो सोचिए, नरभक्षी इंसान थी वो। अब वो इतना ज्यादा खाएगी तो उसका मेद नहीं बढ़ेगा क्या, मांसवस स्रोतस दुष्ट नहीं होगा, फिर पीसीओडी नहीं होगा क्या? तो ये सारा हेतु मिला था मुझे। फिर मैंने कहा कि देखिए, आप खाए पिए हैं, सब ऐश कर लिया आपने। तो वो बोली क्या डॉक्टर साहब, अमेरिका में, और वो पंजाबी थी, पंजाबी भाषा में बोलती थी कुछ कुछ शब्द। तो जैसे भेल संहिता को भैल संहिता, ऐसे थोड़ा मतलब उनका टोन ऐसा था। तो बोली कि क्या डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे मुझे मोटी बोलते हैं, ओबेस बोलते हैं? आप अभी वहां जाइए अमेरिका में, तो अमेरिका में तो ज्यादातर 90% जो जनता है सब मोटे मोटे हैं। दुबई में जाइए तो वहां तो गवर्नमेंट सब खर्चा करती है, दुबई में भी लोग हैं बहुत मोटे मोटे हैं। तो मैं, इंडिया वाले को लोगों को लगता है कि मैं ज्यादा मोटी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनको ऐसा कहा कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आपका मेंसेज आ जाए और आपको ना प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाए, दाढ़ी मुझे अच्छी हो जाए, इसलिए मैं आपको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बात माना, प्यार से मैंने उनको काउंसलिंग करते 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 फिर मैंने लेखन बस्ती दिया, फिर उनको ऐसे शोधन करते गया, वमन किया, फिर लेखन बस्ती, विरेचन दिया, ऐसे करते 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 उनको पतला कर दिया। और फिर उनका हिर्सुटिज्म भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और उनकी शादी हो गई और उनको बच्चे भी हो गए। मतलब ये रहता है कि ये स्त्रोतस की दृष्टि होती है, ऐसा दिखता है, हमारे प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं। और ये मेदोवा स्त्रोतस की वजह से ओबेसिटी होती है। और ऐसे बहुत सारे पीसीओडी के पेशेंट होते हैं ना, उनको प्रमेह रोग भी होता है, डायबिटीज भी होता है, बीपी भी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये मत सोचिए कि पीसीओडी एक सिंपल चीज है, और उसका हेतु यही सब रहता है। अब इसमें बता रहे हैं कि अव्यायाम करना, रोज ना एक्सरसाइज करना चाहिए, भले आप आधा घंटा करिए, साइकिलिंग करिए या स्विमिंग करिए या कुछ भी करिए, लेकिन व्यायाम करना चाहिए। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उनको मेदोवस स्त्रोतस की दृष्टि होती है। फिर दिवा स्वप्नान, अब मेदोवस स्त्रोतस का मेन हेतु बताया है, दिवा स्वप्न, दिन में सोना। आपके पास जितने पेशेंट आते हैं, आपके पास भले एक पेशेंट है या 1 लाख पेशेंट है, आप सभी को दिन में सोना बंद करें। और आप बोलिए उनको, खुद भी मत सोइए, आप लोग घर के लोगों को भी मत सोने दीजिए, और उनको बोलिए कि अगर आपको चिकित्सा लेना है हमसे तो पहला शर्त है कि दिन में नहीं सोना है। दिन में नहीं सोएंगे तो आधी बीमारी तो उसी से निकल जाती है। मैंने भी वो पेशेंट लोग जो ओबेसिटी के लोग आते थे, और बुरा मत मानिए, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पहले मैं बहुत पतला था, तो ना मैं मोटे मोटे लोगों का इलाज करते गया ना, तो मेरा साइकोलॉजी ऐसा हो गया कि थोड़ा मोटा दिखना चाहिए, इसलिए मैं आज खुद मोटा हो गया हूँ। मुझे खुद भी ये शर्मिंदगी होती है कि मैं अपना वजन कम करूं, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं दीवार शॉप नहीं करता हूँ, मेरा कुछ अलग हेतु है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसमें बोल रहे हैं दिवा स्वप्नान मेद्यानाम चाति भक्षणात्, मतलब बहुत ज्यादा मेदवर्धक आहार विहार का सेवन करना, स्निग्ध पदार्थ का सेवन करना, गुरु पदार्थ का सेवन करना, शीत पदार्थ का, गुरु मतलब बहुत ज्यादा हैवी खाना, ओवर ईटिंग करना, फिर बहुत ज्यादा तेल में बनाए हुए चीज खाना, फिर ठंडे चीज फ्रिज का बनाया हुआ चीज खाना, फिर मेद बढ़ाने वाले जितने भी है, पिज्जा हो गया, और सबसे मेन डेंजरस क्या है, मैदा जो रहता है, मैदा और चिकन, इनसे वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। अब मैदा से ब्रेड भी देख लीजिए आप, ब्राउन ब्रेड हो गया, फिर व्हाइट ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, फिर मैदा से बने हुए पदार्थ, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फिर बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाना, ये सब मेद वृद्धि का। नॉनवेज में बहुत ज्यादा ये जिसमें बहुत ज्यादा मांस रहता है वह खाना, ये सबसे मेद बढ़ता है। इनका अति प्रमाण में सेवन करना। दूसरा, अति मद्यपान करना, बहुत ज्यादा जो शराब पीते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको ज्यादातर फैटी लीवर आता है ज्यादा, और उनका जीटीटी लेवल होता है वो भी बढ़ा होता है। तो अति मद्यपान भी मेदोवत स्त्रोतस को दुष्ट करता है, और इसके वजह से और भी कफ वर्धक आहार विहार, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेना, ठंडी चीजें ज्यादा लेना, दिन भर एसी में बैठे रहना,
बाहर थोड़ा भी नहीं लेना। और जो एसी के आदी हो जाते हैं ना कि एसी में ही रहना है, उनको 12 महीने एसी चाहिए, बाहर वो गर्मी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं। जबकि पसीना आना चाहिए, मेद का पिघलना बहुत जरूरी है। पसीना आएगा तभी तो स्किन अच्छा रहेगा और मेद कम होगा। और हम लोग चिकित्सा में आरोग्य अध्याय में बताए हैं, सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय में, कि उद्वर्तन करना बहुत जरूरी है। मेदो रोगी को जितना उद्वर्तन करते हैं, स्वेदवा स्रोत खुल जाते हैं, पसीना आता है और चर्बी कम हो जाता है। तो इसलिए एसी में बैठना, 24 घंटे एसी में रहना और 12 महीने रहना, यह भी मेदो व स्त्रोतस का दुष्टि का हेतु बताए। इसी तरह से बीज दोष जो हेरिडेटरी में रहता है, कि माता पिता भी मोटे थे, बच्चा भी मोटा है, उनके आगे आने वाली भी पीढ़ियां मोटी रहेंगी। और आजकल क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स लोग जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग रहते हैं एलोपैथी के, उन लोगों ने बेरेटिक सर्जरी निकाल दिया है, फिर लाइपोसक्शन निकाल दिया है। बेरेटिक सर्जरी में क्या करते हैं कि जो फूड पाइप होता है ना, फूड पाइप के बाद जो स्टमक होता है, स्टमक को कट कर देते हैं, और वो जो फूड पाइप का एंडिंग होता है उसको ना यहाँ डिओडिनम में जोड़ देते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे ना थोड़ा सा ऐसे स्टमक जैसा बन जाता है धीरे धीरे, और उस टाइम पे लिक्विड पे ही रहना पड़ता है। ये बेरेटिक सर्जरी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आजकल। इंदौर में जो श्री अरविंदो घोष करके उनका उनके मेमोरियल से जो एक हॉस्पिटल है, वहां पर बेरेटिक सर्जरी बहुत चल रहा है। यहाँ पुणे में भी डॉक्टर शशांक शाह बहुत एक्सपर्ट हैं जो बेरेटिक सर्जरी करते हैं। उसका लेकिन साइड इफेक्ट होता है, उसमें कंटिन्यू पानी पीना पड़ता है। और हम हमारे पास समोसा रखा है लेकिन समोसा खा नहीं सकते हैं, हमें लिक्विड फॉर्म में ही लेना पड़ता है शुरुआत के 6 महीना और 1 साल, ऐसा रहता है। और दूसरा है कि आजकल लाइपोसक्शन का भी बहुत प्रचलन हो गया है। पुणे की जो सॉरी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, लाइपोसक्शन कराते हैं। जो पिज्जा वगैरह खाना है, बहुत अमीर लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि लाइपोसक्शन में एक केमिकल लगाया जाता है पेट में, और उससे ना फैट्स मेल्ट हो जाते हैं। फिर वो एक कैनुला डालते हैं और उससे सक कर लेते हैं, पूरा पूरा फैट्स मेल्ट हुआ है ना, वो इसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। ये मैंने शॉर्ट में बताया, इसका प्रोसीजर आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। उसी तरह से सर्जरी कराया जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को कट कर दो, छोटा कर दो, स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करके छोटा कर दो, छोटा करके एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दो, और उससे थोड़ा भूख कम हो जाएगी। इस तरह से मॉडर्न सर्जरीज बहुत सारा हो रही है। एक तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे थे, मेरे पास आए थे, एक क्रिश्चियन पेशेंट आए थे 2014 में। वो बोले कि डॉक्टर साहब मैं पहले बहुत मोटा था और मेरा लाइपोसक्शन हुआ है, और मेरा हर 6 महीने बाद बढ़ जाता है, फिर से मेरा पेट निकल जाता है, वेट बढ़ जाता है, क्योंकि मैं खाना पीना कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर वो बोले कि मैंने कहा कि आपका वो दिखाइए। अब उन्होंने लाइपोसक्शन कराया ना, तो स्किन जो है ऐसे जैसे चद्दर होता है ना, उस तरह से मुड़ा हुआ था, इतना बेकार लगता है ना। वो बोले कि मुझे इसको टोनिंग देने के लिए कुछ दीजिए। मैंने उनको चंदन लाक्षादी तेल दिया, और फिर मैंने उनको आयुर्वेद का सब चीज बताया कि आप आयुर्वेद से करेंगे तो हम लोग ये बोलते हैं कि मेदोवस स्त्रोतस की दृष्टि का ये एक हेतु रहता है, अव्यायाम, दिवा स्वप्न, ये फिर है कि मेद्यानाम चाति भक्षणात्, फिर मासवाहिनी मेदवाहिनी दुष्यंती, वरुणा चतुर सेवनात्, लिक्विड का बहुत ज्यादा सेवन करना, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थ का बहुत ज्यादा सेवन करना, और मेदोवर्धक आहार का सेवन बहुत ज्यादा करना, ये सब मैंने उनको सिखाया। फिर उन्होंने अब बाद में फोन आया कि मैंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, अब मेरा ये लाइपोसक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बेरेटिक सर्जरी तो करा नहीं सकते, बेरेटिक सर्जरी कराने के बाद लिक्विड पे रहना पड़ता है। उनके खाने के फूडी जो बोलते हैं ना, फूडी लोग रहते हैं जो खाने के शौकीन रहते हैं। आप लोगों को पता है जो शम्मी कपूर थे, जो बॉलीवुड के एक्टर थे, वो इतना खाते थे, इतना खाते थे, अंतिम दिनों में इतना मोटे हो गए थे, इतना। और वो कभी कभी सुअर का मांस भी खाते थे, गाय का मांस भी खाते थे। उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ओवर ईटिंग उनका था, और हैवी चीज सुअर का फैट्स भी खाते थे। बाद में उनका रूबी हॉल क्लिनिक में किडनी फेल हो गया, यहाँ डायलिसिस चल रहा था। फिर मुंबई में नानावती हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है, वहां उनका डायलिसिस चलता था। अभी क्या है कि ये सब मेदो रोग के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटीज हो जाता है, किडनी फेल होता है, हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ये सब होता है। तो ओवर ईटिंग जो रहता है वह होता है, मेदवर्धक आहार विहार का सेवन करना। उसी तरह से लक्षण अगर देखेंगे तो ऐसा बता रहे हैं कि मांस प्रदोषजाम विद्यात, एक मिनट, इसमें अति मद्यपान, जो बॉलीवुड स्टार्स है ना, वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। बॉलीवुड स्टार ही नहीं, आजकल तो प्रचलन में ऐसा हो गया है कि बियर बार खुल गया है सब जगह, और लोग बहुत ज्यादा शराब, बिना शराब पिए उनकी नींद ही नहीं आती है। जो नशा है ना ये शराब का, बहुत बेकार रहता है, तो इसीलिए स्थूलता बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके लक्षण ऐसा बताते हैं कि मांस प्रदोषणाम विद्यात, रोगान मेधा प्रदोषजान, निंदितानि प्रमेहाणाम, पूर्व रूपाणी यानी च। मतलब मांस प्रदोष सारे जितने भी व्याधियां हैं, जैसे कि बताया है कि अधिमांसार्बुदम,
किल गल शालुक शुंडिका, अधिक मांस होता है, अर्बुद होता है, गल शालुक होता है, गल शुंडिका होता है, गंडमाला होता है, अपची होता है, कैंसर होता है, ये सब जो है ना वह फिर फाइब्रॉइड होता है, सिस्ट होता है, ये सारे मांस प्रदोष सारे विकार यहाँ पर मेदोवत स्त्रोतस की दृष्टि में होते ही हैं, क्योंकि ये उत्तरोत्तर धातु है। इसी तरह से निंदिताने प्रमेहाणाम पूर्व प्राणी आने चा, प्रमेह भी हो जाता है, ज्यादातर डायबिटीज होने का चांसेस है कि मधुमेह में सारा हो जाता है, इसीलिए बोला है। और क्योंकि आप लोगों ने प्रमेह की संप्राप्ति पढ़ी है कि कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, दीवा स्वाप कर रहे हैं, आज से सुगम स्वप्न सुगम कर रहे हैं, और फिर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो मोटापा तो आएगा ही आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुकेश अंबानी का बेटा था वो कितना मोटा था, या अदनान सामी कितना मोटा था, बाद में उनको तकलीफ होने लगी तो उन्होंने लाइपोसक्शन कराया, सर्जरी कराया। तो मुकेश अंबानी का जो बेटा है आप लोगों ने देखा होगा अभी कितना हैंडसम दिखता है, और वही मोटापा। एक बार ना क्या हुआ कि अर्जुन कपूर जो है ना, जो इसका बोनी कपूर का बेटा है, उसका इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो बता रहा था, करण जौहर का जो कॉफी विद करण आता है ना, उसमें वो इंग्लिश में बता रहा था कि करण क्या है कि पतले से मोटा होना इजी है, लेकिन मोटा से पतला होना बहुत मुश्किल है। मेरे को वो बहुत पहले बचपन में मोटा था, और ये सोनम कपूर भी बहुत मोटी थी पहले, और ये आलिया भट्ट भी बहुत मोटी थी। तो ये लोग का ऐसा कहना है कि मोटापा से पतला होना बहुत मुश्किल है, वर्कआउट करना पड़ता है, डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है, एकदम हम क्रश डाइट भी नहीं कर सकते, नहीं तो वीकनेस आता है, चक्कर आता है। तो वो बोला बहुत डिफिकल्ट है, मोटापा को कम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग जीत जाते हैं, मन पे कंट्रोल करते हैं, खाने पे कंट्रोल करते हैं, जिम जाते हैं, वो लोग कर लेते हैं। तो ये सच में इसीलिए बोला है कि निंदितानी, इसको निंदित बोला है, मोटापा जो बीमारी है इसको निंदित बोला है, इसलिए मोटे मत होइए। सारे वैद्य लोग अब ना सुबह उठ के ना, जैसे हमारा चरक संहिता का क्लास होता है, माधव निधन का क्लास होता है, उसके पहले थोड़ा सा दौड़ के आइएगा। स्त्री वैद्य को भी मैं बोल रहा हूँ और पुरुष वैद्य को भी बोल रहा हूँ, सब लोग रोज भागेंगे, मैं भी भाग के आऊंगा। और दूसरा है कि वजन कम करना है सबको, वजन मेंटेन रहना चाहिए, कोई भी मोटापा से ग्रसित नहीं होगा, नहीं तो दूसरी बीमारियां नहीं होगी। डॉक्टर अगर खुद फॉलो करेंगे तो उनके पेशेंट भी फॉलो करेंगे, डॉक्टर को भी हैंडसम दिखना है, स्वस्थ दिखना है, तो पेशेंट भी वैसे ही फॉलो करेंगे। उसी तरह से बता रहे हैं कि हस्त पादतल दाह होता है, मल संचय बहुत ज्यादा होता है मेदोवत स्त्रोतस की दृष्टि में, फिर पूरे बॉडी में ऐसे चिकनता रहता है, स्निग्धता बहुत ज्यादा रहती है, मृदुता रहती है, स्निग्धता बहुत ज्यादा रहती है, यह प्रमेह के पूर्व रूप सारे लक्षण आते हैं। फिर नाखून की वृद्धि होती है, कान मल से भर जाता है, नाक मल से भरता है, आंखें मल से भर जाती है, बाल में जटाएं आने लगती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम आते हैं। हस्तपादतलता ये मेदोवत स्त्रोतस की दृष्टि में ये होता है पूर्व रूप, जो प्रमेह का पूर्व रूप है वो सारे दिखने लगते हैं। इसी तरह से मेदोष ओष्ठ प्रकोप होता है, इस यहाँ पे गांठ आ जाती है चर्बी की होस्ट में, उसी तरह लाइपोमा हो जाता है, अति स्थूलता होती है, अति स्वेद प्रवृत्ति भी होती है। जो लोग मोटे रहते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि उनके कपड़ों से बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है उन लोगों को, अति दौर्गंध्य होता है, मधुमेह होता है। ये सारे मेद प्रदोषज व्याधि अपने ग्रंथों में बताए हैं, और वही चीज हमें दिखता है, बस हमें देखने का दृष्टिकोण मिलना चाहिए। हमको ये ग्रंथ पढ़े होंगे, सुना होगा हमें इनके बारे में, तो हमारे पास जो भी पेशेंट आएंगे उनको समझने में इजी जाएगा कि अव्यायाम दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम चादि भक्षणात्, अव्यायाम करते हैं ये लोग, दिवा स्वप करते हैं। फिर और वो पेशेंट बोलेगा कि हम नहीं कर सकते, हम डाइट फॉलो नहीं कर सकते, तो उनको बोलिए कि प्रणाम, हम आपको ठीक नहीं कर सकते, ऐसे बोलना चाहिए। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको ये हो गया, क्रॉनिक अल्कोहलिक डिजीज हो गया है, शराब ज्यादा पीने की वजह से लीवर फेल हो गया है, सेरोसिस ऑफ लीवर है, और पेट में असाइटिस हो गया है। मैंने उनको कहा कि आप ना, और उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, टैपिंग चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका इलाज नहीं है, लीव 52 दे देते हैं और डोमपेरेडोन और क्या क्या दवाइयां दे देते हैं, वो बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, आपको बहुत खर्चा आएगा। मैं उनको आयुष दर्पण पे लाऊंगा कभी तो वो पेशेंट है। तो मैंने उनको कहा कि आपको मैं ठीक करूंगा, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको गाय का दूध पी के रहना है या बकरी का दूध पी के रहना है 3 महीना तक। तो बोले कि मैं आज खा लूँ क्या? मैंने कहा कि आप अभी आप खुद डिसाइड करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर बोले कि मैं भैंस का दूध पी सकता हूँ क्या? मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, भैंस का दूध अभिसंधि होता है, वह तो और स्त्रोतरोध करेगा। अब ये चीज जो भैंस का दूध है अभिसंधि, ये ग्रंथ पढ़ने से समझ आता है ना। तो फिर बोले कि मैं 4 महीने कैसे रह पाऊंगा? मैंने कहा कि अभी आपको जिंदगी चाहिए, जिंदगी चाहिए कि आज ऐश करके मर जाना है, वो आप डिसाइड करिए।
तो उनका आज फोन आया कि हम कल से आएंगे, आपसे पूरा डाइट फॉलो करेंगे, माइंड प्रिपेयर कर लिया, और भी डॉक्टर से पूछा है तो कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है, और आपके पेशेंट हमने देखे हैं, सुने हैं, इसलिए हम आप पे फॉलो करेंगे, आपकी बात मानेंगे और दूध पे रहेंगे। 16 हफ्ते का बात है, 16 हफ्ते निकल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा जो पेशेंट है ना, हमें काउंसलिंग करना पड़ता है, हमें पेशेंट के पीछे पीछे नहीं भागना। हम पेशेंट के पीछे पीछे भागेंगे, पेशेंट नखरे करेगा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, आपका डाइट कुछ भी है, आप हमें ये बंद कर दिए। वो उनको बोलने का कि बिल्कुल नहीं आने का, गेट आउट, हमारे पास आने का ही नहीं। अगर तुम फॉलो करते हो भिषक वैश्य अड्डे रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, उसका सत्व भी अच्छा ना चाहिए कि मुझे ये करना है। और त्याग्य रोगी क्या होते हैं, चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्यमानिनम, जो चंड होते हैं, जो धूर्त होते हैं बहुत ज्यादा, गूगल करके आते हैं और वो हमें ही सिखाते हैं कि डॉक्टर आप हमें कैसे ठीक कर रहे हो, आपकी दवाई में ऐसा क्या है, वो क्या है। तो उनको बिल्कुल, जो धूर्त पेशेंट है उनको तुरंत निकाल देना चाहिए। फिर भीरू, जो डरपोक पेशेंट होते हैं, बार बार डरते हैं, कितना भी आप अच्छा करेंगे लेकिन वो डरपोक है, डर लगा रहता है, उनको त्याग देना चाहिए। चंडम शोकातुर, जो डिप्रेशन में पेशेंट है, उनका इलाज मत करिए। चंडम शोकातुरम भीरुम कृतघ्नम, हम अच्छा उनका कर रहे हैं लेकिन वो हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं। कितना भी अच्छा कर लो, आप अमृत दे दीजिए, लेकिन वो यही बोलेंगे कि डॉक्टर फालतू है, डॉक्टर लुटेरा है, डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, आपकी बुराई करें। कृतघ्नम। फिर वैद्य मानिनम, वैद्य को रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, और दूसरा बात है कि डॉक्टर को अरे तरे बोल रहे हैं, और दूसरा वैद्य की बात नहीं मान रहा है। तो चंडम शुकातुरम भीरुम कृतघ्नम वैद्य मानिनम, इन सबको त्याग देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक संहिता में सूत्र स्थान में देखिए त्याग्य रोगी बताए, और किसको लेना है। तो वाग्भट में ऐसा बताया कि आड्य रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि, जो रोगी है, जो धनवान है, जो आपका मूल्य चुका सके, जो आपको फीस दे सके, उसको ही लेना है। जिसकी नियत, अभी क्या है कि पैसा ये नहीं हम नाप सकते कि 1 रुपया दे रहा है कि 100 रुपया दे रहा है कि 1 करोड़ दे रहा है। उसकी नियत है क्या आपको देने की, अगर नियत नहीं है तो वह आड्य रोगी में नहीं आ रहा है, उसको तुरंत निकाल दीजिए। आड्य रोगी भिषक वैश्यो, वैद्य के वश में रहना चाहिए, मतलब उसको ये हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो फॉलो करते वाला होना चाहिए, भिषक वैश्यो। अब इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए, 100% अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो वो स्ट्रेस में जाएगा। इतना भी डराना चाहिए पेशेंट को, और हमें डरा के तो रखना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा डराना नहीं है कि वो कर ही ना पाए, डिप्रेशन में जाए। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। फिर भिषक वैश्यो ज्ञापको, अपने व्याधि को सही बताए, फॉल्स सिम्टम्स ना बताए, नहीं तो होगा कुछ और, सर दर्द हो रहा है और वो पूरा हंगामा कर देगा। एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट आई थी, तो उनको ना मैंने स्टेरॉइड बंद करा दिया और मिसाकोल बंद करा दिया और मैंने कुटजा रिस्ट पे रख दिया। अब क्या होता है कि मिसाकोल और ये जो स्टेरॉइड है वो वॉश आउट हो जाएगा, तो थोड़ा सिम्टम बढ़ेंगे ही ना। आप जैसे आमवाद के पेशेंट है, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो जो एलोपैथी की दवाई चल रही है वो अगर हमने बंद करा दिया और आयुर्वेद करेंगे तो थोड़ा सिम्टम बढ़े हुए दिखते हैं। अब वो पेशेंट आई थी मेरे पास, उनके हस्बैंड एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन की वाइफ थी। उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया, पूरा कॉलोनी को चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि मेरे को ना ये डॉक्टर पागल है, इसने एलोपैथी का बंद करा दिया, अब मुझे लूज मोशन बढ़ गया है, इसकी दवाई से बढ़ गया है। और वो मेरे पास फिर बहुत सारे लोग आए कि डॉक्टर सच में आपने ऐसा कुछ दवाई दिया कि लूज मोशन बढ़ गया है। मैंने उनको तुरंत निकाला, गेट आउट, मेरे पास नहीं आना। बोले हम आप पे केस करें, मैंने कहा करो केस करो, और डरने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो फिर ना वो फिर बाद में 1 हफ्ता गया, बाद में फिर वो आई कि सॉरी सॉरी डॉक्टर, हमने आपका बहुत ऐसे किया। मैंने कहा आप हंगामा क्यों कर रही थी, आपको जो तकलीफ हो रहा है आप मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। आप ये ढिंढोरा क्यों पिट रही थी पूरे जमाने में कि डॉक्टर का दवाई, डॉक्टर की दवाई से नहीं हुआ, वो स्टेरॉइड बंद किया, मिसाकोल बंद किया, तो थोड़ा सिम्टम बढ़े हुए दिखेंगे, और वो बढ़े हुए दिखेंगे तभी हमें समझ आएगा कि एक्चुअल आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बताए हमें, आप मिसाकोल और ये खा रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्टेरॉइड खा रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप ठीक है कि नहीं है, मेडिसिन डिपेंडेंट आपका सिम्टम कम है कि नहीं। तो इसलिए मैंने बंद करा के चेक किया, आपका उपशय अनुपशय देखा कि आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फिर जब सॉरी मांगी मुझे, तब मैंने इलाज किया, फिर वो ठीक हो गए। इसीलिए ना पेशेंट जो रहते हैं फॉल्स सिम्टम्स बताते हैं, जो हंगामा करते हैं, शोर पैदा करते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। और इतना भी रूड भी नहीं होना है कि हम टेररिस्ट हैं कि उनको गोली से उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हमें कैसे ना, जैसा जमाना होता है उस हिसाब से स्किल, ये स्किल बोलते हैं हमारे जमदग्नि सर, स्किल ऐसा होना चाहिए कि जहां पर डांटना पड़े वहां डांटिए, जहां प्यार से बात करना है वहां प्यार से बात करिए। ये एक स्किल होता है और वो प्रैक्टिस ही हमें सिखाता है। मतलब हम लोग ऐसे अपने आप नहीं सीख के आते हैं।
और थोड़ा प्रैक्टिस में बेशरम भी होना पड़ता है। बहुत ज्यादा अगर शर्म करेंगे ना कि उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, थोड़ा बेशरम बनिए। पेशेंट से फीस लेने में भी शर्म मत करिए। दूसरा, पेशेंट आपको बुराई करता है तो उसको सामने बुराई कर, ऐसा बोलिए कि सामने बुराई कर, क्या प्रॉब्लम है मेरे सामने बोल। ऐसा करेंगे ना तब आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई की बात आप मन में लगा के रखेंगे ना, इसने तो मुझे ऐसे किया था, इसने, ऐसे डॉक्टर को नहीं होना चाहिए, मन में नहीं लगाने वाला होना चाहिए उसको ना, एकदम बिंदास रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अब इसकी चिकित्सा बता रहे हैं कि मेदो स्त्रोतस की चिकित्सा, अगर दुष्टि हो गया तो क्या बता रहे हैं, अष्टो निंदित के अध्याय दोष मेदो जानम चिकित्सतम, मतलब अष्टो निंदित अध्याय में जो चिकित्सा बताई है, जैसे कि उसमें बताया है कि उरुक्ष दवाई, उष्ण दवाई, लेखन करने वाली दवाई, उद्वर्तन, और फिर ये जौ का रोटी, फिर यव का रोटी, फिर उसी तरह से ऐसे धान्य जो सूखे धान्य रहते हैं, जो ये मेद का शरण करते हैं, कफ का शरण करते हैं, वैसे दवाई देना चाहिए। फिर व्यायाम करना चाहिए, उनको एक्सरसाइज बोलना चाहिए, जो मोटे लोग रहते हैं मेदोवस्त्रोदस के दृष्टि वाले। फिर जागरण कराना है उनको, सोने के लिए बंद करना है उनको, बोलिए कि 4-5 घंटा सोए, मैक्सिमम 6 घंटा सोए, उसके बाद ज्यादा नहीं सोना है। उसी तरह से ऐसा बोला है कि मैथुन करना है, शुक्र का जो क्षय करेंगे ना तो अपने आप धातु का क्षय, क्योंकि इसमें विकृत धातु ही है मेद धातु, तो इसमें मैथुन बोला है कि मैथुन करो, क्योंकि उनको जव परोध रहता है, मैथुन करने में असामर्थ्यता होती है। इनको मोटे लोगों को बोलना है कि आप मैथुन करिए, शुक्र जितना निकलेगा उतना, मतलब हम चिकित्सा के पर्पज से मैथुन बता रहे हैं, जब जितना शुक्र धातु निकलेगा उतना वो हेल्दी होते जाएंगे, और फिर जो विकृत बढ़ा हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से शिलाजित का प्रयोग करना है, गुग्गुल का प्रयोग करना है, फिर कुंभात्वक वो उसका यूज करना है, त्रिफला का, त्रिकटु का, नीम का, आमलकी का प्रयोग करना है, इन सबसे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर लेखन बस्ती, वमन, विरेचन, शोधन ये करना है, और लेखनी गण के दवाइयां देनी है, मेदोहर गुगुल, चंद्र प्रभावटी, वृडंग आदि लाओ, त्रयोष्ण आदि लाओ, ये सारे द्रव्य देने हैं, तो मेदो स्त्रोतस में बहुत काफी हद तक फायदा हो जाता है। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन भी शुरू होगा और कुछ मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं तो उनका तैयारी भी करना होगा। अभी आप लोग जो भी आप लोग का ये क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इंटरेक्टिव सेशन में तो हम मिलने ही वाले हैं, उसमें और हम डिस्कस करेंगे। कल हम अस्थि व स्त्रोतस कल करेंगे या मंडे को करेंगे, क्योंकि कल संडे है, तो मेल इनफर्टिलिटी का जो तीसरा भाग है वो हमें आगे करना है, कल संडे है। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा ये हो रहा है, हैंग हो रहा है। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग हो रहा है। जब मैं लेक्चर ले लेता हूँ ना फेसबुक पे, तो उसके बाद में ये थोड़ा सा हैंग होने लगता है। एक मिनट बस रुक जाइए, क्योंकि ना थोड़ा सा ये हैंग होने लगता है। ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है नेट में। बस 2 मिनट रुक जाइए कृपया, क्योंकि मुझे आप लोग के जो ये है ना ये देखना है, क्योंकि हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे फेसबुक का ये होता है ना, इसमें कुछ तो सेटिंग ऐसी हुई है फेसबुक के कि हम लोग जब कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं ना तो ये हैंग होने लगता है। 1 मिनट बस रुक जाइए। डॉक्टर स्वाति बर्वे जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबको मैं नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रीदेवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि एक इसोफेजियल कैंसर का पेशेंट है, क्या दें। मैं आपको बताता हूं सर, इंटरेक्टिव सेशन में कृपया ये केस बताइएगा, मैं आपको अच्छा से ट्रीटमेंट बताता हूं जिससे आपके पेशेंट को फायदा हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, ये हैंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि ओवीआईडी के लिए क्या फॉर्मूला बताया आपने प्लीज़। कोविड के लिए, कोविड के लिए मैं, आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, मैं बताऊंगा। पीसीओडी के लिए भी मैं बताऊंगा आपको, कृपया आप इसमें आ जाइए इंटरेक्टिव सेशन में। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ब्रिजभान कश्यप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी बोले गैनेकोमेस्टिया, इसमें ना शुक्र व स्त्रोतस की दृष्टि रहती है, मैं इसका चिकित्सा बताऊंगा आपको, आप इंटरेक्टिव सेशन में पूछिए। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दत्ता प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि नॉट ऑडिबल। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर टिंकल यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चैताली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्ट। और दूसरा ना, आप लोगों को और भी प्रश्न डायरेक्ट मुझसे पूछना है, हम लोगों से चर्चा करना है, तो आप ना इंटरेक्टिव सेशन में आइए, वहाँ हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मैंने अपना नंबर दे दिया है। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं, मैंने एक पेशेंट को स्वेद प्रवृत्ति अल्प थी परंतु दुर्गंधी था, आरोग्यवर्धनी कॉन्स्टिपेशन था, इसलिए लक्ष्मी विलास रस नारदीय दिया, 4 डेज में दुर्गंधी चलेगी। बहुत बढ़िया, आपने सार किट विभाजन अच्छा कर दिया। डॉक्टर मनीषा जी, आप ये केस इंटरेक्टिव सेशन में बताइए ताकि और भी लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि ना आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, प्राउड ऑफ यू। आपने दुर्गंधी नाश के लिए आरोग्यवर्धनी नारदीय लक्ष्मी विलास रस दिया, पेशेंट को रिलीफ हो गया। ये ऐसे छोटे छोटे चीजें रहती हैं जो प्रैक्टिस से हमें सीखने को मिलती है। आप जरूर ये बताइएगा। 1 मिनट, मैं इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी दे देता हूं ताकि सभी लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, मैंने पासवर्ड डाल दिया, आईडी डाल दिया, अब मैं पासवर्ड डाल देता हूं। आप सब लोगों के लिए ये इंटरेक्टिव सेशन अभी कंडक्ट किया जाएगा, आप सभी लोग आ जाइए। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 5 मिनट बाद हम लोग फिर मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। आप लोग का स्वागत है, सभी लोग आ जाइए। प्रणाम, नमस्ते।